हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 56 को डिस्कस करने वाले हैं, जो डील करता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, जिसे हिंदी में कहें तो असंभव कार्य को करने के लिए किया जाने वाला करार। देखिए, एक बात पहले समझ लें, ये सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपके एकेडमिक एग्जाम, प्री एग्जाम और मेंस में भी पूछा जाता है, और अच्छे खासे नंबर्स के साथ मेंस में पूछा जाता है। तो इस सेक्शन को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। ये सेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे 2 वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। आज हम लोग इस सेक्शन को और इसके इलस्ट्रेशंस इन्हें समझेंगे, और इसके सेकेंड वीडियोस में इसके जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, जिसे नेरास का सिद्धांत भी कहा जाता है, उसको डिस्कस करेंगे, और उसके जितने भी ग्राउंड हैं उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एक आइडिया आप लोगों को जरूर दे दूंगा डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में, ताकि अगले वीडियो में आप जब उसे देखें तो आपको तुरंत समझ में आने लगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सेक्शन 56 एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट पर बेस्ड है। और पहले एक बात समझ लें कि इसमें 2 तरीके के एक्ट के बारे में बताया गया, 2 तरीके के कार्यों के बारे में बताया गया। इसमें जो पहला पैरा है वो इनिशियल इम्पॉसिबल एक्ट पर बेस्ड है, यानी जो स्वयं में ही इम्पॉसिबल है, या जो आरंभिक असंभवता, जिसे हिंदी में आरंभिक असंभवता कहा जाता है, जो शुरुआत से ही इम्पॉसिबल है, वो किए ही नहीं जा सकते। और इसका जो दूसरा पैरा है, सेक्शन 56 का जो दूसरा पैरा है, वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पर बेस्ड है, यानी कि ऐसे करार, ऐसे कार्य जो करार करते समय तो किए जा सकते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है, या ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे अब उस कार्य को करना असंभव हो जाता है। तो इसका जो दूसरा पैरा है वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पर बेस्ड है। और इसका जो थर्ड पैरा है वो ये बताता है कि आप सपोज आप लोग एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम और आप एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक करार कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि जिस कार्य को लेकर हम लोग करार कर रहे हैं उसका पालन तो किया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हम लोगों का जो एग्रीमेंट है वो थर्ड पैरा पर बेस्ड है। अब हमें ये पता है कि ये करार तो जो जिस कार्य को करने का हम लोग करार कर रहे हैं इसका तो पालन ही नहीं किया जा सकता, और मैंने फिर भी आपको ये कार्य करने का वचन दे दिया, और बाद में जब उस कार्य को करने का पालन किया ही नहीं जा सकता तो मैं कैसे करूँगा। और मैंने उस कार्य को करने का अपालन किया, अपने वचन का अपालन किया, तो मेरे अपालन से आपको जो नुकसानी होगी उसके लिए मुझे आपको प्रतिकर देना पड़ेगा। तो ये 3 पैरा में ये सेक्शन है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुने, और बहुत आसान है, बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। तो इसका पहला पैरा क्या कहता है, कहता है कि वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए, वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए है जो स्वयं में ही असंभव है, करार शून्य है। अब जैसे कि सपोज एग्जांपल देते हैं कि मैं आपसे एक करार करता हूं कि आपके पिताजी द्वारा जो भी खजाना गड़ाया गया है, मैं चुटकी बजाते ही, क्योंकि मैं एक जादूगर हूं, और मैं चुटकी बजाते हुई आपके पिताजी द्वारा गड़ाया हुआ सारा खजाना यूं ढूंढ दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अपने आप में ही एक असंभव काम है, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। तो पहला पैरा किस पर बेस्ड हो गया, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी पर, आरंभिक असंभवता पर।
अच्छा, दूसरा पैरा कहता है कि उस कार्य को करने की संविदा जो तत्पश्चात असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए। अब सेकेंड पैरा में हम लोग ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो बाद में कालांतर में कुछ परिस्थितियों में बदलाव के कारण या किसी घटना के घटित हो जाने से अब उस वचन का पालन किया ही नहीं जा सकता। तो ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पर बेस्ड है सेकेंड पैरा। और सेकेंड पैरा के साथ ही हम लोग सेक्शन 2J को पढ़ते हैं। उसमें क्या कहता है? कहता है संविदा जब प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है वह तब शून्य हो जाती है। यानी कि जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वो प्रवर्तनीय थी, न्यायालय से एनफोर्स करा सकते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि अब वो प्रवर्तनीय नहीं रह गई, अब उसे हम लोग कोर्ट से एनफोर्स ही नहीं करा सकते। तो अब क्या हो गया? अब वो शून्य हो जाएगी। और सेक्शन 2J रीड अलॉन्ग विद सेक्शन 56 सेकेंड पैरा। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। तो इसमें होता क्या है, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करते हैं कि हम दोनों आपस में शादी करेंगे। दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं, संविदा करते हैं। लेकिन होता क्या है, और वो दोनों शादी के लिए एक डेट फिक्स कर लेते हैं। लेकिन उस डेट से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो बॉयफ्रेंड है वो फिनफिना जाता है। फिनफिना जाता है से मेरा मतलब है कि पागल हो जाता है। तो अब क्या होगा? अब ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि अब वो विवाह के प्रति अपनी सम्मति देने में ही असमर्थ हो गया। अब तो वो विवाह के प्रति अपनी सम्मति देने में ही असमर्थ हो गया। तो ये क्या हो गया? ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के कारण ये इनका एग्रीमेंट शून्य हो गया, ये इनकी संविदा शून्य हो गई। और इसका जो थर्ड पैरा है वो इसको ऐसा समझ लें कि जैसे मैंने आपसे एक संविदा की, एक एग्रीमेंट किया और मुझे मालूम है कि जिस कार्य को करने का मैंने आपको वचन दिया है वो कार्य शून्य है या वो कार्य किया ही नहीं जा सकता, असंभव है। और उस कार्य की असंभवता के बारे में मुझे मालूम है कि मैं जो वचन आपको दे रहा हूं उसका पालन तो मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको वो वचन दे रहा हूं। और फिर अब जाहिर की बात है, जिस कार्य को मैं कर ही नहीं सकता तो अपने वचन का अपालन तो मैं करूंगा ही। और जब मैंने अपने वचन का अपालन किया तो उससे आपको कुछ नुकसान ही होगी, उससे आपको जो हानि हुई है उसके वो प्रतिकर मुझे आपको देना पड़ेगा। तो इसका जो सेक्शन 56 का थर्ड पैरा है वो प्रतिकर देने के लिए बेस्ड है। किसे? जिस पार्टी को नुकसान हुई है, जिस पार्टी को हानि हुई है वचन के अपालन से। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि सपोज मिस्टर ए पहले से ही मैरिड है और वो मिस बी को एक प्रॉमिस देते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो मिस बी से शादी करेंगे। और ये बात मिस्टर ए पहले से ही जानते हैं कि वो मैरिड हैं, फिर भी वो ये बात नहीं बताते मिस बी को। और जब वो पहले से ही मैरिड हैं तो शादी वाले दिन या बाद में कालांतर में वो अपने वचन का अपालन करते हैं और शादी करने से मना कर देते हैं। तो यहाँ पर जो नुकसानी मिस बी को हुई उसके लिए इन्हें प्रतिकर देना होगा। मिस्टर ए को मिस बी को प्रतिकर देना होगा, जो भी नुकसानी मिस बी को होती है। तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। अच्छा, एक बात और समझ लें, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, नैराश्य का सिद्धांत, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके कई सारे ग्राउंड हैं, 7 ग्राउंड हैं इसके, जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन एक आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है कि किसी घटना को घटित होने पर अब उस वचन का पालन न किया जा सकता,
अब इसके आधार जितने हैं तो आपको मैं उसी तरीके से समझाऊंगा। खैर, एक इंट्रो ले लीजिए। इंट्रो में कहता है कि एक केस था, केस का नाम था पैराडाइन बनाम जेन, पैराडाइन वर्सेस जेन। इस केस में हुआ क्या था, मिस्टर वादी ने प्रतिवादी ने वादी से एक जमीन पट्टे पर ली और कालांतर में हुआ ये कि कुछ विदेशी शत्रुओं ने उस जमीन को अपने कब्जे में कर लिया। फिर प्रतिवादी ने क्या कहा, प्रतिवादी ने वो किराया देने से मना कर दिया। कहा जितने समय के लिए विदेशी शत्रुओं ने इस जमीन पर कब्जा किया है उस समय काल में जितना भी किराया, वो किराया मैं आपको नहीं दूंगा। वादी इस किराए को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाता है और न्यायालय क्या डिसाइड करता है कि नहीं, आपको किराया देना पड़ेगा। देखिए, ये केस पहले आया था, इसके बाद में एक और केस आएगा, उसमें न्यायालय का व्यू चेंज होता है, तो इसे ऐसे समझिए। तो न्यायालय कहा कि नहीं, आपको यहाँ पर किराया देना ही पड़ेगा। और उन्होंने एक अपना विचार दिया और कहा कि आपस में जो भी प्रॉमिस आप लोग करते हैं, पार्टीज आपस में जो भी प्रॉमिस करती हैं, उनको अपने वचन का पालन करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वचनदाताओं को अपने अपने वचनों का पालन करना ही होगा। चाहे वचन का पालन वचनदाता के लिए कितना भी कष्टप्रद क्यों ना हो, तब भी उन्हें अपने वचन का पालन करना होगा। और इसके बाद में जो एक और केस आता है, वो क्या कहता है कि उसके बाद का केस है टेलर वर्सेस कॉल्डवेल। टेलर वर्सेस कॉल्डवेल ये एक इम्पॉर्टेंट केस है और इससे रिलेटेड आपके बेयर एक्ट में एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें बाद में प्रतिवादी ने वादी को अपना एक प्रतिवादी का एक गेस्ट हाउस था। सिंपल वे में इसके फैक्ट समझते हैं। वादी को एक म्यूजिक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करनी थी, तो प्रतिवादी के पास एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस था। वादी ने प्रतिवादी से ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ एक दिन के लिए आप अपना गेस्ट हाउस मुझे दे दो और मैं उसमें अपनी म्यूजिक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करूँगा और उसका जो भी खर्चा हो, जो भी किराया हो, वो मैं आपको दे दूँगा। लेकिन होता क्या है, जिस दिन म्यूजिक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करनी थी उस दिन गेस्ट हाउस जल जाता है। अब वादी प्रतिवादी के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करता है। कहता है कि इन्होंने संविदा भंग की है और इस संविदा भंग से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान क्या हुआ है, उसने जब उसने गेस्ट हाउस में म्यूजिक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने वाला था, उसने अपने कई सारे मेहमानों को भी बुला लिया था, उसका बहुत सारा खर्चा हुआ था। तो उसने वो सारा खर्चा पाने के लिए प्रतिवादी पर वाद दायर किया संविदा भंग का। लेकिन न्यायालय ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, यहाँ पर जो संविदा का आधार था वो तो ये गेस्ट हाउस था। अब जब गेस्ट हाउस ही जल गया तो अब इसका पालन कैसे कराया जा सकता है। तो इस केस में न्यायालय का व्यू चेंज हो गया और उन्होंने इस सेक्शन के आधार पर इसको प्रतिकर दिलाने से मना कर दिया। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन था। अब इसके कई सारे ग्राउंड्स हैं और हाँ, इसका एक बेहद इंपॉर्टेंट केस है सत्यव्रत घोष। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, मेंस में आपको ये मिलता है और लगभग हर दूसरे तीसरे साल में ये जरूर मिलता है। तो इस केस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के जितने भी ग्राउंड्स हैं वो सारे ग्राउंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।